तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं अपना सेशन और चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं। मैं मिस्टर कुमार स्वागत करता हूं आपका आपके अपने एजुकेशन बायर सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल में। जो आपकी क्लासेस चल रही है 500 प्लस क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन सर? 500 प्लस क्वेश्चन यूपी पीसीएस के करंट वेस ये क्वेश्चन है। कैसे क्वेश्चन है सर? करंट वेस क्वेश्चन है। अब तक आपको 2 क्लासेस इसकी उपलब्ध करा दी गई हैं, ठीक है। उसमें हमने लगभग 200 क्वेश्चन से ज़्यादा आपसे चर्चा कर लिए हैं, ठीक है। आज की ये तीसरी क्लासेस है। क्लास तो ये वैसे चौथी है, बट आपको जो इसमें क्वेश्चन हुए हैं वो 200 हो चुके हैं। लगभग 3 क्लासें वो हो चुकी है, चौथी क्लास है। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। और मैं कुछ आंसर आपसे पूछूंगा, ठीक है। ये घटना सार पर आधारित है। मैं एक और बात को बता दूं, घटना सार जो आती है आपकी, ठीक है, उसके बेस ये क्वेश्चन बनाए गए हैं, ठीक है। तो चलिएगा पहला क्वेश्चन लेते हैं। आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, शो क्वेश्चन होते हैं इस क्लासेस में। देखेंगे कितने क्वेश्चन कवर कर सकते हैं। हाल ही में जारी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट्स 2022 में भारत 8वें स्थान पर रहा। यह रिपोर्ट किस प्रदूषण के आंकड़ों पर प्रमुखता से आधारित है? ठीक है, कौन से आंकड़ों को ये क्या करती है, लाती है? ठीक है, वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट। ऑप्शन नंबर ए है कार्बन डाइऑक्साइड, बी है मीथेन, सी है PM 2.5 और डी है ओजोन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा PM10, ठीक है। आप देखोगे हमारे यहाँ पर मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड, ध्यान रखना भारत में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स आपका आता है, ठीक है, क्या आता है आपका एयर क्वालिटी जो इंडेक्स आता है, ठीक है। इसमें हम 2 गैसेस को फॉलो नहीं करते हैं, जिसमें आप देखोगे CO2 क्योंकि हमारे यहाँ पर ठीक ठाक होता है, और मीथेन, ठीक है। और आप देखोगे मीथेन को हम शामिल नहीं करते हैं, ठीक है। जब आप इसके इंडिकेटर को देखोगे तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आइए इसके एक्सप्लेनेशन की बात कर लेते हैं। देखिए क्या है, क्योंकि इसमें एक्सप्लेनेशन भी आपको मिलता है तो ये इसलिए ज़्यादा और मोस्ट हो जाता है। मार्च 2023 में स्विट्जरलैंड स्थित वायु गुणवत्ता प्रौद्योगिकी एयर क्वालिटी द्वारा एयर क्वालिटी वर्ल्ड एयर क्वालिटी जो रिपोर्ट है वो जारी की गई। इसमें 131 देश हैं, जिसमें 7323 शहरों के PM 2.5 के आंकड़ों पर आधारित इसको रखा गया है। 2 होते हैं, PM10 होता है और PM 2.5 होता है। इसके अनुसार प्रथम रैंक पर आप देखोगे चाड, विश्व का सबसे प्रदूषित देश है। ध्यान रखना सबसे प्रदूषित देश कौन सा है विश्व का, तो वो है सर चाड। चाड कहाँ पे पड़ता है? नॉर्थ अफ्रीका में पड़ने वाला एक देश है, साहेल वाले रीजन में चाड पड़ता है, नाइजीरिया के ऊपर, ठीक है, याद रखेंगे। जो सूडान वाला रीजन है ऊपर उसके आप देखोगे मिस्र है जिसको इजिप्ट कहते हैं, और लीबिया, ठीक है, वो क्षेत्र इसी में आता है। भारत इस रिपोर्ट में 8वें स्थान पर रहा है, ठीक है। भारत की क्या कंडीशन है? 8वें स्थान पर है और सबसे प्रदूषित जो है कौन है? वो चाड रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है सर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है भारत के किस राज्य में देश के पहले वातानुकूलित कंडीशनर का शुभारंभ किया गया है? किसका वातानुकूलित कंडीशनर का शुभारंभ किया गया है? ऑप्शन ए है गुजरात, बी है झारखंड, सी है उत्तराखंड, डी है सिक्किम। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर आप देखोगे बी, इसका झारखंड में किया गया है। अगर हम देखें इसके एक्सप्लेनेशन की, तो 1 मार्च 2023 को झारखंड स्थित उत्तरी कर्णपुरा सुपर क्रिटिकल संयंत्र में देश के पहले वातानुकूलित कंडीशनर का शुभारंभ किया गया और इसका शुभारंभ NTPC द्वारा किया गया है, ठीक है। किसके द्वारा किया गया है? NTPC द्वारा किया गया है, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ डालते हैं नजर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है आपका विश्व के पहले मेला ढोने वाले रोबोट का क्या नाम है? मतलब मेला ढोने वाले का मतलब यहाँ पर ये है जो एक तरीके से गंदा मैले को ढोने का काम करता है, उसको हम क्या कहते हैं? मेला ढोने वाले रोबोट्स का नाम रखा गया। ऑप्शन नंबर ए है वेडिकूट, बी है सोफिया, सी है टेकुआ और डी है अमेका। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका वेडिकूट, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए इसका एक्सप्लेनेशन क्या है। फरवरी 2023 में
केरल सरकार ने विश्व का पहला मेला ढोने वाले आप देखोगे रोबोट जिसको बेडीकूट का अनावरण कर दिया है। और इसका विकास आप देखोगे जन रोबोटिक्स इनोवेशन जो प्रारंभिक लिमिटेड केरल के द्वारा ही किया जा रहा है। तो इसको भी आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो इसको क्या है आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ डालते हैं नज़र। अगला क्वेश्चन क्या है ज़रा इसको समझते हैं। देखिए सर, अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर है चौथा। देखिए क्वेश्चन नंबर चौथे में क्या कह रहे हैं, ज़रा इसको देखते हैं। ये कह रहे हैं 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसमें दो स्टेटमेंट दे के रखे और पूछा जा रहा है कौन सा सही है, ठीक है। पहला, हाल ही में 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय में किया गया। दूसरा है, इसका विषय महिला सशक्तिकरण सहिता सतत विकास के लिए विज्ञान प्रौद्योगिकी था। पूछ रहा है कौन सा सही है। ए में है केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक ना ही दो। तो राइट आंसर है सी। आप देखोगे 108वीं जो भारतीय विज्ञान कांग्रेस के जो कथनों पर पूछा गया है, 108वां जो था वो दोनों बातें इसकी करेक्ट हो जाती हैं। राइट आंसर सी हो जाता है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसका। ये कह रहे हैं कि 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन आप देखोगे 3 से 7 जनवरी 2023 मध्य राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय नागपुर महाराष्ट्र में किया गया। 8वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का केंद्रीय विषय था महिला सशक्तिकरण सहित सतत विकास की ओर विज्ञान प्रौद्योगिकी को लेकर के जाना। याद रखेंगे 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस की अध्यक्षता विजय लक्ष्मी सक्सेना द्वारा की गई थी। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ डालते हैं नज़र। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है सर। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, वैश्विक तपेदी रिपोर्ट। क्या पूछा है, वैश्विक तपेदी रिपोर्ट 2023 के अनुसार निम्न कथनों पर विचार करें। अब इसमें दो स्टेटमेंट दे के रखे और पूछ रहा है उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है या है। पहला स्टेटमेंट है, यह रिपोर्ट 192 देशों एवं क्षेत्रों के आंकड़ों पर आधारित है। दूसरा स्टेटमेंट है, वर्ष 2022 में विश्व स्तर पर टीबी से ग्रसित हुए लोगों की संख्या 20 मिलियन से अधिक है। कितनी है, 20 मिलियन से अधिक है। आप देखोगे सर 20 मिलियन से अधिक, ठीक है, ये गलत है दूसरा स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट ठीक है, यह रिपोर्ट 192 देशों क्षेत्रीय आंकड़ों पर आधारित इसको रखा गया है। तो पूछ रहा है कौन सा सही है, तो पहला इसमें क्या है आपका, पहला स्टेटमेंट ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट गलत है। ऑप्शन नंबर ए केवल एक इसके अंतर्गत राइट आंसर होगा। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं क्या है। देखिए 7 नवंबर 2023 को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा वैश्विक तपेदी रिपोर्ट 2023 जारी की गई। यह रिपोर्ट 192 देशों और क्षेत्रों के टीबी मामलों के आंकड़ों पर आधारित है। वर्ष 2022 में विश्व स्तर पर टीबी से ग्रसित लोगों की जो संख्या थी वो 7.5 बिलियन रही और उसमें बताया गया है आपसे 20 मिलियन, ठीक है, तो ध्यान में रखेंगे। इसलिए मैं कहता हूँ कि जब डाटा वाला क्वेश्चन है, देखिए यूपीपीसीएस क्या है, डाटा का क्वेश्चन पूछता है, बिल्कुल पूछता है, बट जो डाटे के क्वेश्चन आते हैं उन पे थोड़ा सा फोकस आपको रहना चाहिए कि सर जो डाटे के क्वेश्चन हैं उनको आप अच्छे से अटैम्प्ट करें, ठीक है, और थोड़े से, ठीक है, सेंसिटिविटी तरीके से इसको करें। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, हाल ही में भारत की पहली हरित हाइड्रोजन मिश्रित परियोजना की शुरुआत किस शहर में की गई है। किसकी सर, हरित हाइड्रोजन मिश्रित परियोजना की शुरुआत। ऑप्शन नंबर ए है गुवाहाटी, बी है सूरत, सी जामनगर और डी है देहरादून। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सर सूरत। आप देखोगे गुजरात के सूरत में जो पहली हरित हाइड्रोजन जो मिश्रण परियोजना की शुरुआत कर दी गई है। एक्सप्लेनेशन क्या है इसका, क्योंकि 3 जनवरी 2023 को भारत द्वारा पहली हरित हाइड्रोजन मिश्रित परियोजना की शुरुआत गुजरात के सूरत में की गई और ये एनटीपीसी और गुजरात गैस लिमिटेड की संयुक्त प्रयास के द्वारा इसको लाया गया है। ये सारे क्वेश्चन घटना सार पर है, मैं फिर से बता रहा हूँ स्टूडेंट्स, ये सारे क्वेश्चन आपको घटना सार पे मिलेंगे। आपने अगर घटना सार वाली क्लासेस नहीं देखी है तो आपके अपने एजुकेशन बायर सिविल सर्विसेज पे अपलोड करा दी गई हैं। उन क्लासेस को आप आवश्यक रूप से देखिएगा। लगभग उसमें
7-8 क्लासेस हैं, उसमें मैंने पूरा आपका घटनासार कवर किया है, तो उसको आप देख लेंगे। एक क्लास और है, उसमें कुछ ऐसे इंडेक्स हैं थोड़े से, ख़ास तौर पर इंडेक्स की क्लास भी हुई है आईआर वाली, लेकिन कुछ और हैं उसमें, ठीक है, स्पेशली, तो उसको भी कराएंगे, एक स्पेशल क्लास लेंगे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, हाल ही में चर्चा में रहे मैट्रिक्स एम टीके को जेनर इंस्टीट्यूट ने किस संस्थान के साथ मिलकर विकसित किया है? ऑप्शन नंबर ए है मॉडर्ना, बी है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, सी है बायोटेक फार्मा और डी है सन फार्मा लिमिटेड। इसका जो राइट आंसर है वो है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा मिलकर के आप देखोगे मैट्रिक्स एम टीके को जेनर इंस्टीट्यूट के रूप में विकसित कर दिया गया है। अगर इसके हम एक्सप्लेनेशन की बात कर लें तो आप देखोगे 2 अक्टूबर 2023 को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने बच्चों में मलेरिया की रोकथाम के लिए एक नए टीके मतलब वैक्सीन के प्रयोग की सिफारिश की। इस टीके का नाम आप देखोगे R21 है, जिसको आर मैट्रिक्स एम के नाम से जाना जाता है। यह मलेरिया को दूसरा आप देखोगे ऐसा टीका है जिसका प्रयोग की सिफारिश WHO द्वारा की गई है। उल्लेखनीय है कि इससे पूर्व भी आप देखोगे वर्ष 2021 में WHO ने RTS-ASO1 व्यावसायिक नाम आप देखोगे मॉस्च्यूरिश नामक टीके के व्यवसाय के प्रयोग की संस्तुति दी थी। तो इसको भी क्या है ध्यान में आपको रखना है। जो आपका R21 मैट्रिक्स एम टीके को ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय यूके, उसके साथ साथ आप देखोगे जेनर इंस्टीट्यूट और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा इसको विकसित किया गया है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है आपका, ये कह रहे हैं हाल ही में आयोजित WHO की पारस्परिक चिकित्सा वैश्विक शिखर सम्मेलन 2023 का केंद्रीय विषय क्या था? मतलब आप देखोगे वैश्विक शिखर सम्मेलन 2023 किया गया था, पारंपरिक जो चिकित्सा था उसका विषय आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर ए है होम्योपैथिक, जिसमें आरोग्यता के लिए लोगों की पसंद, बी सभी के लिए स्वास्थ्य एवं कल्याण की ओर, ठीक है, इसकी थीम पूछी है आपसे। सी है दुनिया भर में बढ़ती पारंपरिक चिकित्सा की पहुंच और डी है पारंपरिक चिकित्सा में आत्मनिर्भरता। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आप देखोगे सभी के लिए चिकित्सा स्वास्थ्य एवं कल्याण की ओर को इसकी थीम के रूप में रखा गया था। इसके एक्सप्लेनेशन की बात की जाए तो हाल ही में क्या किया है, WHO ने पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक शिखर सम्मेलन 2023 आयोजन किया और यह आयोजन गुजरात के गांधीनगर में किया गया। इसका केंद्र विषय था सभी के लिए स्वास्थ्य एवं कल्याण की ओर, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है 9, ठीक है, और ये पूछ रहे हैं आपसे सही नहीं है, ठीक है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। देखिए ये कह रहे हैं हाल ही में भारत सरकार द्वारा घोषित राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, इसकी घोषणा केंद्रीय बजट 2000 आप देखोगे 22-23 में की गई थी। ये बात एकदम करेक्ट हो जाती है, इसकी उद्घोषणा 2022-23 में रखी गई थी। इसके तहत वर्ष 2047 तक सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन का लक्ष्य निर्धारित किया गया, ठीक है। ये आप देखोगे यहाँ पर बात की जा रही है। तो आप देखोगे इसमें कह रहा है कौन सा कथन सही नहीं है। तो स्टूडेंट्स पहला कथन इसमें गलत है, क्योंकि आप देखोगे ये पहला गलत है और दूसरा इसमें सही है। 2047 तक हमें सिकल सेल एनीमिया जो है इसको समापन की ओर लेकर के जाना है। तो इसका राइट आंसर तो हो जाएगा ए। तो कौन से बजट में इसकी चर्चा की गई थी? ये जो बजट आपका था 23-24 का, इसमें आपकी चर्चा इसकी उद्घोषणा की गई थी और रखा गया था 2047 तक सिकल सेल एनीमिया के उन्मूलन का लक्ष्य निर्धारित कर दिया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 10वां। क्वेश्चन 10वें में पूछा जा रहा है आपसे, हाल ही में किस भारतीय राज्य में वन वर्ल्ड टीवी समिट का उद्घाटन या किया गया है? ऑप्शन नंबर ए राजस्थान, बी उत्तर प्रदेश, सी ओडिशा, डी बिहार। तो ये जो उद्घाटन किया गया था वर्ल्ड टीवी समिट का उद्घाटन, ये उत्तर प्रदेश में किया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन की बात कर लें तो इसका एक्सप्लेनेशन है कि मार्च 2023 में वन वर्ल्ड टीवी समिट 2023 उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा वाराणसी उत्तर प्रदेश में किया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 थोड़ा
आप देखोगे बड़ा क्वेश्चन इन्होंने पूछा है और बड़ा क्वेश्चन है ये सर। थोड़ा मैं इसको छोटा कर लेता हूँ। आपको अगर साइड में ये क्वेश्चन दिखता है तो इसको आप समझिएगा, क्योंकि पीडीएफ इस फॉर्मेट में ये बने हुए क्वेश्चन है, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता हूँ। अगर मैं जूम करूँगा तो क्वेश्चन कटता है, ठीक है। चलिए, तो मैनेज कीजिएगा इस चीज़ को, फोकस जहाँ मैं लिखता हूँ उस पर देखिएगा। हाल ही में किन देशों को WHO द्वारा मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया गया है? मतलब उन देशों में मलेरिया नहीं है, ये WHO ने, आप देखोगे आधिकारिक रूप से उसको मुक्त घोषित कर दिया है। ऑप्शन नंबर ए है बेलीज, बी अजरबैजान, सी तजाकिस्तान, डी भारत। नीचे दिए गए कोड का इस्तेमाल करके सही उत्तर को चुनिए। देखिए सर, भारत में अभी मलेरिया होता है, मैं मलेरिया का पेशेंट था, 2020 में मुझको हुआ था, ठीक है, याद रखेंगे। तो मलेरिया आज आप देखोगे तराइन वाले रीजन में एडिस इजिप्टी, टाइफाइड, डेंगू, मलेरिया ये बहुत ज़्यादा होते हैं सर, ठीक है। तो चौथा भारत में तो सर है, तो आप देखोगे डी इसका आंसर नहीं होगा और इसका आंसर बी नहीं होगा। लेकिन अगर मैं बात कर लूँ, यहाँ पर बेलीज है, अजरबैजान है, तजाकिस्तान है, तो ये सब क्या है, मलेरिया से क्या हो चुके हैं, मुक्त हो चुके हैं। तो इसमें तीनों ऊपर वाले ठीक है, मतलब आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1 2 3। अगर हम एक्सप्लेनेशन की बात कर लें तो WHO ने वर्ष 2023 में 3 देश जिसमें बेलीज, अजरबैजान और तजाकिस्तान को मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया है, ठीक है। ये ध्यान में रखना है आपसे, बेलीज, अजरबैजान और तजाकिस्तान पूछे जाने की संभावना है सर। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं और आगे भी आने की संभावना है, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अच्छे से याद करके रखिएगा, मलेरिया वाला क्वेश्चन। हाल ही में तमिलनाडु द्वारा लॉन्च नीलगिरी तहर परियोजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राजस्थान का ये आप देखोगे क्या है, जो नीलगिरी तहर है, ठीक है, वहाँ पर नीलगिरी के पहाड़ी वाले क्षेत्र में आपको मिलेगा और ये उसका राजकीय पशु है, ठीक है। हिरण की तरह होता है, बकरे टाइप में, ठीक है, गौतमानी बकरी। पहला स्टेटमेंट है कि भारत में नीलगिरी तहर के संरक्षण हेतु इस प्रकार की पहली परियोजना है। बात एकदम क्या हो जाती है, सही हो जाती है। इस परियोजना को 2022 से 27 तक की अवधि हेतु लागू किया जाएगा, ये भी बात ठीक है। पूछ रहा है कौन सा कथन सही है। ऑप्शन नंबर ए केवल एक ठीक है, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसमें दोनों बातें क्या हो जाती हैं, आपकी ठीक हो जाती हैं। आप देखोगे अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। एक्सप्लेनेशन से ज़्यादा तो मैंने ही बता दिया, उसमें एक्सप्लेनेशन थोड़ा दे के रखा है। देखिए सर, ये कह रहा है हाल ही में कौन सा बाघ अभ्यारण्य भारत का 54वां बाघ अभ्यारण्य बना है। ऑप्शन नंबर ए है वीरांगना दुर्गावती बाघ अभ्यारण्य, बी रामगढ़ विषधारी, सी सत्यमंगलम, डी मुकुंदरा पहाड़ी, मतलब मुकुंदरा हिल्स कहते हैं इसको। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। आप देखोगे वीरांगना जो दुर्गावती बाघ अभ्यारण्य है, ये छत्तीसगढ़ वाले क्षेत्र में आपको मिलेगा, ठीक है। ये आपका 54वां बना है, मध्य प्रदेश में है सॉरी ये, लेकिन छत्तीसगढ़ से थोड़ा सटा हुआ है। वीरांगना दुर्गावती बाघ अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में 54वां बाघ अभ्यारण्य बना है। और मध्य प्रदेश में अब तक 7 आप देखोगे अभ्यारण्य बन चुके हैं और मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य है, ये भी ध्यान रखना, सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये कह रहे हैं हाल ही में खबरों में रहे नमो 108 किस पुष्प की नई प्रजाति है। नमो 108, ये ध्यान में रखना है सर, नमो 108 ये मोस्ट है, मेरी तरफ से मोस्ट है, मैं इसको मोस्ट फॉलो कर रहा हूँ। 1 सेकेंड रुकिएगा, मैं इसको थोड़ा जूम करता हूँ ताकि थोड़ा जूम कर सकूँ इसको, अब आपको थोड़ा अच्छे से दिखेगा, ठीक है। देखिए ये जो नमो 108 है ये मोस्ट है सर, मेरी तरफ से मोस्ट है। ये क्वेश्चन आरओ में या यूपीपीसीएस में आ सकता है, ठीक है, आउट है। तो ये कह रहे हैं नमो 108 पुष्प की नई प्रजाति है, तो उसके बारे में पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर ए गुलाबी, गुलाब की, बी सूरजमुखी की, सी कमल की, या फिर डी गेंद की। तो आप देखोगे ऑप्शन नंबर सी है, ये कमल की प्रजाति के रूप में जाना जाता है नमो 108। इसमें 108 पंखुड़ियाँ हैं सर, इसलिए इसको जाना जाता है। आपको बता दें कि 19 अगस्त 2023 को केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री ने कमल के पुष्प की नई प्रजाति अनावरण किया। इस पुष्प की कितनी पंखुड़ियां हैं, 108 पंखुड़ियां हैं, और इसीलिए नमो 108 पंखुड़ियों के नाम से इसको जाना जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी अखिल भारतीय बाघ आकलन 2022 के अनुसार भारत में बाघों की अनुमानित संख्या क्या है। ऑप्शन नंबर ए है 2954, बी है 1400, सी है 2967, डी है 3682। सर बाघों की अगर हम देखें, जो बाघ हैं भारत में, अगर आप बाघ की बात कर लें
तो इनके जो नंबर हैं वो इंक्रीज हुए हैं, और सबसे ज़्यादा आप देखोगे 3682, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, परंतु आपको बता दें यहाँ पर थोड़ा एक्सप्लेनेशन दे के रखा है। देखिए ये कह रहे हैं 19 जुलाई 2023 को वैश्विक बाघ दिवस के अवसर पर अखिल भारतीय बाघ आकलन की 5वें चक्र के विस्तृत परिणाम जारी किए गए। इसके अनुसार भारत में बाघों की अनुमानित संख्या 3682 है। इससे पूर्व 2018 में भारत में बाघों की संख्या 2967 थी। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अप्रैल 2023 को भारत के प्रधानमंत्री द्वारा लॉन्च इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, क्या है बिग कैट मतलब ये बड़ी बिल्लियों से संबंधित है सर, बाघ, जैगुआर, तेंदुआ, इससे चेर है। विश्व की कितनी बिग कैट प्रजातियों को शामिल किया गया है? ऑप्शन नंबर ए है 5, बी है 11, सी 7 और डी 3। तो इसमें 7 प्रजातियों को शामिल किया गया है। जैसे आप देखोगे बाघ है, स्नो लेपर्ड है, ठीक है, उसके साथ साथ चीता है, ठीक है, और शेर है ना, और एक और स्नो लेपर्ड जैगुआर है। तो ऐसी कई प्रजातियां, परंतु जैगुआर भारत में नहीं मिलता है। देखिए कौन कौन सी प्रजातियां, आइए एक एक करके बात कर लेते हैं। 9 अप्रैल 2023 को प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस लॉन्च किया गया। ठीक है, और इस अलायंस में 7 प्रमुख प्रजातियां हैं बिग कैट की। आप देखोगे बाघ है, तेंदुआ, हिमतेंदुआ है, प्यूमा है, जैगुआर है, चीता है। इसके संरक्षण और सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित किया गया है। कौन कौन से? बाघ, तेंदुआ, हिमतेंदुआ और उसके साथ साथ प्यूमा, जैगुआर और चीता। आइए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। जैगुआर गाड़ी भी का नाम आपने सुना होगा, वो इसी के नाम पर रखी गई है। ठीक है, जैगुआर। देखिए सर अगला क्वेश्चन, ये कह रहे हैं, क्वेश्चन में इन्होंने पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, और पूछ रहे हैं नीचे दिए गए कूड़ों का प्रयोग करके सही प्रश्न का उत्तर दें। पहला स्टेटमेंट है, वर्ष 1952 में भारत को चीते को विलुप्त कर दिया गया था। बात एकदम ठीक है। अंतिम बार आप देखोगे 1950 में देखा गया, फिर उसके बाद में 1952 में आप देखोगे भारत को चीता मुक्त देश कर दिया गया। इसमें कोई चीता नहीं था, लुप्त देश। दूसरा स्टेटमेंट है, 1952 के बाद भारत में 2022 में नामीबिया से चीते लाए गए। ठीक है, पहली अंतरदेशीय एक ये स्कीम परियोजना थी जिसके तहत चीतों को लाया गया नामीबिया से। नामीबिया आप देखोगे अफ्रीका का देश है। ये अफ्रीका के साउथ और ईस्ट में पड़ता है। अटलांटिक सागर से इसकी सीमा लगती है। अंगोला और साउथ अफ्रीका, इनसे ये सीमा अपनी साझा करता है। इन सब के अलावा कांगो से, ठीक है, बड़ा कांगो से, और यहाँ से 8 चीते लाए गए थे। कितने चीते लाए गए थे? दोनों बातें इसमें ठीक है। ठीक है, सी इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से 8 चीते लाए गए, परंतु उसके बाद 12 चीतों को हमने साउथ अफ्रीका से ले करके आए हैं। ठीक है, चलिए आप कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा कहाँ पर इन चीतों को रखा गया था। कूनो नेशनल पार्क। अभी कूनो नेशनल पार्क से थोड़ा सा इनको परिवर्तित किया गया है, कुछ चीतों को निकाल करके अन्य स्थान पर रखा गया है। आप उसका नाम बताएंगे कमेंट्स बॉक्स में। चलिए सर देखिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये कह रहे हैं भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन कौन सा है? 5G सक्षम ड्रोन, ऑप्शन नंबर ए है एंथ्रोज, बी है स्काई हॉक, सी है समर्पण, डी है अर्नला। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। आप देखोगे स्काई हॉक जो है भारत का 5G सक्षम ड्रोन के रूप में इसको जाना जाता है। अगर हम देखें, ये जनवरी 2023 में भारत के पहले 5G सक्षम ड्रोन स्काई हॉक विकसित करने की घोषणा भी कर दी गई है। इसको और अच्छे लेवल पर बनाने का प्रयास किया जाता रहेगा और आगे भी बनाया जा रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखिए सर अगला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में कौन सी सुमेलित नहीं है? मतलब आप देखोगे निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, सॉरी ये पूछा जा रहा है गलत आपसे। पहले ऑप्शन है आप देखोगे समान पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश, बी ब्यास संरक्षण रिजर्व पंजाब, उसके बाद है तंपारा झील उड़ीसा, और यशवंत सागर हिमाचल प्रदेश। पूछ रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। यशवंत जो सागर है ये आपका हिमाचल प्रदेश में नहीं है, बल्कि आप देखोगे अगर हम देखें तो ये मध्य प्रदेश में पड़ता है, मध्य प्रदेश में।
13 अगस्त 2022 को केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय और वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार भारत की 11 नई आर्द्र भूमियों को रामसर स्थलों की सूची में शामिल किया गया। अब तक कितनी हो गई हैं? 80 हो गई हैं, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। और उसमें उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा है। विश्व में तो लगभग कनाडा में या ऑस्ट्रेलिया में समथिंग, नहीं कनाडा में, एक सेकंड रुकिएगा, सबसे ज़्यादा विश्व की भी बात करूँगा, अभी बताऊँगा मैं आपको, ठीक है। भारत में सभी रामसर स्थल हैं। इन सब के अलावा जो यशवंत सागर है वो आप देखोगे एमपी मध्य प्रदेश में है। विश्व वेटलैंड दिवस 2024 पूर्व संध्या आप देखोगे भारत ने रामसर सूची 5 और वेटलैंड जोड़े, जिसमें अब रामसर स्थलों की संख्या 80 हो गई है भारत में। और सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में है। 5 जो जोड़े गए थे, 2 आप देखोगे तमिलनाडु के थे। ये कहाँ थे? ये 2 जो थे, 5 जो जोड़े गए थे उसमें 2 की अगर हम बात कर लें तो जो 2 थे ये आपके तमिलनाडु से थे, ठीक है, और 3 जो थे ये आपके केरल से थे। तो अब कौन कौन से थे? इन 5 का आपको क्या है, नाम बताना है कमेंट्स बॉक्स में, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, क्योंकि आप कमेंट्स करोगे तो आपका माइंड चलेगा और आपका वो रिकॉल होगा। और स्टूडेंट्स, मैं एक और बात यहाँ पर बताना चाहता, स्टडी से रिलेटेड कोई भी आपको दिक्कत समस्या हो तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं, ठीक है। और मैं आपको जीमेल भी दे दूंगा, तो आप उस पर भी कर सकते हैं, ठीक है। मुझे पर्सनल भी कांटेक्ट कर सकते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन की बात यहाँ पर की जा रही है और पूछ रहा है आपसे कि कह रहे हैं निम्नलिखित में से किन भारतीय नौसैनिक पोतों का निर्माण परियोजना 15B के तहत किया गया है, ये आपसे पूछ रहे हैं। आइए देखते हैं किसके तहत किया गया है, कौन कौन सी परियोजना है, कौन कौन सी नहीं है। देखिए सर, ऑप्शन नंबर है INS विशाखापत्तनम, दूसरे में है INS इम्फाल, तीसरे में है INS विक्रांत और चौथे में है INS समुद्रगुप्त। नीचे दिए कूटों का प्रयोग करके सही उत्तर को चुनिए। ऑप्शन नंबर ए है केवल 1 और 2, बी है केवल 3 और 4, सी है 2, 3 और 4 और डी है उपरोक्त सभी। इसमें अगर हम देखें राइट आंसर तो इसका INS विशाखापत्तनम और INS इम्फाल मतलब 2 को रखा गया है, जो आपकी, ठीक है, नौसैनिक पोत परियोजना 15B है उसके तहत रखे गए हैं, ठीक है। वहीं INS विक्रांत और समुद्रगुप्त की अगर हम बात कर ले तो इनका भी अपना इतिहास है सर। देखिए सर, 26 दिसंबर 2023 को मुंबई स्थित नौसैनिक पोत गहा में आयोजित एक समारोह में भारतीय नौसैनिक पोत इम्फाल को भारतीय नौसैनिक में शामिल किया गया और ये परियोजना 15V के तहत तीसरा युद्धपोत है। इसके तहत पोत आप देखेंगे 4 पोत भी निर्मित किए जा रहे हैं। कौन कौन से हैं जरा उनको भी देख लीजिएगा, नहीं तो पूछा गया तो फिर देखेंगे क्या पूछ लिए। इसके तहत 4 पोत निर्मित किए जा रहे हैं, जिसमें INS विशाखापत्तनम, INS मुगाओ और INS इम्फाल, INS सूरत, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं जो रहा आपकी स्क्रीन पर। देखिए सर क्या पूछे हैं, देखिए ये पूछे हैं आपसे, प्रलय मिसाइल से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे कथन सही है। प्रलय आपकी एक मिसाइल है और पूछ रहे हैं कि आपको सही उत्तर का चयन करना है। पहला स्टेटमेंट है, यह सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। इसको बोलते हैं सरफेस टू एयर। क्या बोलते हैं? सरफेस टू एयर, ऐसे लिखते हैं। शॉर्ट नोट्स बनाने का यही तरीके होते हैं, ठीक है। सरफेस टू एयर, S टू A, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, आपका पहला वाला गलत हो जाएगा। ये सतह से हवा में वार करने वाली नहीं। इसकी मारक क्षमता लगभग 500 किलोमीटर है, ये वाली बात ठीक है, ठीक है। और मैं एक और बात बता दूं, क्योंकि ये क्वेश्चन है बनाए गए, ये क्वेश्चन है क्या, बनाए गए। ये विभाग ने क्वेश्चन नहीं पूछे हैं, ये क्वेश्चन बनाए करंट अफेयर पर बेस, ताकि आपको करंट अफेयर को ध्यान में रख के भी क्वेश्चन आपकी तैयारी हो सके। क्यों बनाए गए हैं, मैं क्यों बता रहा हूँ ऐसा, इसको जरा थोड़ा फोकस कीजिएगा। जब देखो ऐसा क्वेश्चन देगा जैसे 500 किलोमीटर ऐसा देगा, तो आपको आगे लगभग दे देगा, एग्जामिनर लगभग देता है, क्योंकि एग्जैक्ट डेटा बहुत कम याद होते हैं हर किसी को। उनको भी पता है कि मेरी भी क्षमता नहीं है इतने सारे डेटा याद करने की, और ये नाइंसाफ़ी हो जाएगी बच्चों के साथ में, तो इसलिए वो लगभग देंगे। और लगभग में जब देते हैं ना, तो वो सही होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो पहला वाला इसमें गलत है, दूसरा वाला ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, केवल दूसरा इसमें ठीक है। अब देखो ये कैसी बार करती है, क्या है, ठीक है। क्योंकि 7 नवंबर 2023 को DRDO ने प्रलय मिसाइल उड़ान परीक्षण इसका संपन्न कर दिया, और यह परियोजना ओडिशा के तट पर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से की गई थी। ये आप देखोगे सतह से सतह में मार करने वाली है, ठीक है। कैसी मिसाइल है,
सरफेस टू सरफेस है, सरफेस टू सरफेस कहीं ना कहीं मारक क्षमता वाली है। और इस मिसाइल की आप देखोगे जो मारक क्षमता है वो 350 से 500, ठीक है, किलोमीटर है। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ आपको, ये इन्होंने एग्जैक्ट डेटा दे दिया है कि 500, तो गलत है, आपको देना था लगभग, ठीक है, लगभग 500, तो आप कहते हैं बिल्कुल सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सर, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, समुद्री गश्ती विमान IL-38C ड्रैगन संबंधित निम्न में कथनों पर विचार कीजिए। ये किससे संबंधित है, ये आपसे पूछा है, IL-38C ड्रैगन, ठीक है। ऑप्शन स्टेटमेंट दो दे के रखे और सही पूछ रहा है। पहले में कह रहे हैं अक्टूबर 2023 में इसे भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। दूसरे में है यह कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर आधारित गश्ती समुद्री विमान है। और सही आपसे पूछा है, ये दोनों क्या है आपके गलत है। अब जब दोनों गलत है तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, इनमें से कोई भी नहीं। क्यों नहीं है, आइए इसको भी जान लेते हैं। क्योंकि आप देखोगे 31 अक्टूबर 2023 को लंबी दूरी के समुद्री गश्ती विमान जिसको IL-38C ड्रैगन को भारतीय नौसेना से सेवा मुक्त कर दिया गया है, ठीक है, सेवा मुक्त, ज्वाइन नहीं, सेवा मुक्त। इसकी आप देखोगे जो स्थान है अमेरिकी बोगोई कंपनी द्वारा P-81 या P-8I सॉरी विमान ग्रहण करेगा। इससे पूर्व सोवियत संघ द्वारा डिजाइन निर्मित एक विकसित किया गया, यह कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर आधारित नहीं है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित नहीं है। तो इसको भी क्या है ध्यान में आपको रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछे हैं सर, ये पूछे हैं आपसे, ये कह रहे हैं हाल ही में खबरों में रहा इंद्रजाल, देखो इंद्रजाल, ठीक है, इंद्रजाल जादू भी है, ठीक है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। तो इंद्रजाल क्या है, ऑप्शन नंबर 1 कृत्रिम बुद्धिमत्ता सक्षम एंटी ड्रोन प्रणाली है। बी भारत में खुफिया द्वारा जारी आतंकवादियों की सूची है। सी है विश्व की पहली मानव दिमाग में लगाया गया चिप है। और डी है क्रिप्टो करेंसी का माइनिंग का सॉफ्टवेयर है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है कृत्रिम बुद्धिमत्ता। अब देखो इंद्रजाल, जाल मतलब इंद्रियों का है, किसका, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, तो जाल ही होता है सर उसका। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन की बात कर लें इसमें, तो ये खास तौर पर आप देखोगे हैदराबाद स्थित प्रौद्योगिकी अनुसंधान और विकास फर्म ग्रेने रोबोटिक्स ने भारत का पहला स्वदेशी ड्रोन रक्षा प्राणी इंद्रजाल डिजाइन किया है, ठीक है, इसको विकसित किया है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं, क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है सर, क्वेश्चन है आपका हाल ही में भारत द्वारा निर्मित प्रबल रिवॉल्वर की क्षमता, मारक क्षमता क्या है, हाल ही भारत द्वारा निर्मित प्रबल रिवॉल्वर की मारक क्षमता क्या है। ऑप्शन नंबर है 50 मीटर, बी है 150 मीटर, सी है 25 मीटर, डी है 70 मीटर। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 50 मीटर। इसकी कितनी क्षमता है, 50 मीटर इसकी क्षमता है, ठीक है, इसको ध्यान में आपको रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सर अगला क्वेश्चन क्या पूछे, अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि हाल ही में किसे पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबंधन के रूप में नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर ए है सौम्या माथुर, बी अंबिका मिश्र, सी विनय मोहन, डी जयप्रकाश। राइट आंसर है सौम्या माथुर को क्या किया गया है, जो पूर्वोत्तर रेलवे है उसका महाप्रबंधक के रूप में नियुक्त कर दिया गया है। आइए जान लेते हैं पूर्वी रेलवे के बारे में। देखिए सर 1 नवंबर 2023 को सौम्या माथुर ने पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबंधक के रूप में पदभार ग्रहण किया है। वे पूर्वोत्तर रेलवे की पहली महिला प्रबंधक है, ध्यान रखना, पहली महिला प्रबंधक के रूप में है, ठीक है, सौम्या माथुर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए सर अगला क्वेश्चन क्या है, आइए इसको जानते हैं। आपसे कूट करके क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्या करके क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कूट करके। मेरा उद्देश्य है कि क्वेश्चन भी आपको पूरा दिखे, बट थोड़ा सा मुझे छोटा करना पड़ेगा। देखिए सर ये कह रहे हैं आपसे, इन्होंने पूछा क्या है, निम्न पोतों को उनकी जलावतरण तिथि के अनुसार काला अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। ये आपसे पूछे, पहला है INS
संज्ञाक, दूसरा है आईएनएस निर्देशक, तीसरा है आईएनएस इच्छक और चौथा है आईएनएस संशोधक। तो राइट आंसर इसमें क्या है, यही है। ठीक है, ये सीक्वेंस में ही लगे हुए हैं, बस आपको टिक लगा देना था इसमें, और कुछ नहीं था। ठीक है, चलिए सर, इसमें कुछ तिथि दे के रखी है। जैसे आईएनएस की बात कर लें, संध्याक जो था ये 2021 में लाया गया था, और आईएनएस निर्देश 2022 में, आईएनएस जो इच्छक था 22 में, 26 नवंबर तो मार्च था और मई था वो। आईएनएस शोधक जो था, संशोधक जो था, ये 23 जून 2023 को। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए ये कह रहे हैं हाल ही में इन्होंने कहा है, हाल ही में भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज MV एक्सप्रेस चेन्नई से किस देश के लिए रवाना किया गया? ऑप्शन नंबर है मालदीव, बी है बांग्लादेश, सी श्रीलंका और डी है सिंगापुर। तो इसका राइट आंसर है श्रीलंका को ये शुरू किया गया है अंतर्राष्ट्रीय क्रूज MV एक्सप्रेस चेन्नई। ठीक है, लेकिन एक क्वेश्चन यहाँ पर ये रिपीट कर सकता है, 2023 की परीक्षा में क्या हुआ था? आप अगर देखें 2023 की परीक्षा हुई थी, किसकी हुई थी सर? UPSC की। उसमें केरल का ही भारत का पहला ग्रीन रिन्यूएबल एनर्जी से, किससे? रिन्यूएबल एनर्जी से चलने वाला हवाई अड्डा, कौन सा हवाई अड्डा कहाँ पर है? तो वो भी केरल में ही है। ठीक है, इसको ध्यान में रखना, वो भी केरल में ही। तो ये क्वेश्चन रिपीट कर सकता है, वहाँ से उठा करके पूछा जा सकता है, इसलिए मैं आपसे इस क्वेश्चन को बता रहा हूँ। ठीक है, देखिए सर, 5 जून 2023 को केंद्रीय पत्तन पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय के द्वारा भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज पोत MV एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर के रवाना कर दिया गया है। तो इसको क्या है, ध्यान में आपको रखना है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सर क्या है। देखिए क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट, ये कह रहा है हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल स्कॉर्पियन श्रेणी की 5वीं स्टील्थ पनडुब्बी कौन सी है? ठीक है, कौन सी स्कॉर्पियन श्रेणी की 5वीं जो स्टील्थ पनडुब्बी है वो कौन सी है? A INS बागशीर, B INS कलवरी, C INS शौर्य, D INS बागीर। और ये चर्चाओं में रही थी, ठीक है, ये न्यूज़ में रही थी INS बागीर। क्यों रही थी, आइए देख लेते हैं। आपको बता दें कि 23 जनवरी 2023 को स्कॉर्पियन श्रेणी की 5वीं स्टील्थ पनडुब्बी INS बागीर को मुंबई में भारतीय नौसेना में शामिल कर दिया। ठीक है, INS कलवरी इस श्रेणी की पहली पनडुब्बी थी और INS बागशीर जो थी इस श्रेणी की छठी पनडुब्बी के रूप में जानी गई। 5वीं कौन सी थी? तो आपकी बागीर थी। पूछे जा सकता है, ये करंट में भी रहा था। नेक्स्ट है आपका भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत का निर्माण किस कंपनी द्वारा किया गया? ये क्वेश्चन प्रीलिम्स में आ सकता है सर, ध्यान रखना, इसको थोड़ा सा केयरफुली हो जाना। ऑप्शन नंबर ए है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, बी है मजगांव डाक यार्ड लिमिटेड, सी है गोवा शिप विडल्स और डी है रिलायंस इंडिया लिमिटेड। करेक्ट आंसर है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। इसका तो वैसे भी आंसर आपको पता चल जाएगा। INS भारत का स्वदेशी विकसित, आप देखोगे स्वदेशी विमानक को होते हैं। ठीक है, देखिए आप देखोगे मई 24 2023 को भारतीय नौसेना ने INS विक्रांत पर पहली बार रात में MiG-29 के विमान को लैंड करा करके एक ऐतिहासिक उपलब्धि दर्ज करा दी है और इससे वारशिप डिजाइन ब्यूरो द्वारा भी डिजाइन और कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित किया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ डाल लेते हैं नजर। अगला क्वेश्चन क्या पूछे हैं? अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं, दिसंबर 2023 में युद्ध अभ्यास X विनवेक्स 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? विनवेक्स, अब ये चर्चाओं में रहा था। ऑप्शन नंबर ए भारत, बी वियतनाम, सी सिंगापुर और डी बांग्लादेश। ये आप देखोगे जो विनवेक्स था ये आपका वियतनाम में किया गया था। इसको क्या रखना है, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, वियतनाम में। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर डालते हैं नज़र। देखिए कब किया गया था, आइए इसको भी देख लेते हैं। यह अभ्यास 11 से 21 दिसंबर 2023 तक हनोई वियतनाम में आयोजित किया गया और इसमें भारत और वियतनाम ने भाग लिया था।
कौन था? भारत और वियतनाम दोनों देश की सेनाएं इसके अंतर्गत रखी गई थीं। इसको ध्यान में आपको रखना है, ठीक है। चलिए सर, तो अगले क्वेश्चन पर देखिए, आइए क्वेश्चन पर डालते हैं नजर। 31वां क्वेश्चन है, हाल ही में पूर्णतः बालिकाओं के लिए देश का पहला सैनिक स्कूल कहाँ खोला गया है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये बहुत रिपीट क्वेश्चन हुआ है, ठीक है। ये आप देखोगे प्राइमरी और माध्यमिक शिक्षा वाले बच्चों को यहाँ पर ट्रेन किया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए वृंदावन, मथुरा, बी गोरखपुर, सी इंदौर, डी ग्वालियर। ये वृंदावन मथुरा में खोला गया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के रक्षा मंत्री आप देखोगे राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 1 जनवरी को वृंदावन में देश में लड़कियों का पहला सैनिक स्कूल का लोकार्पण किया और इस स्कूल का नाम आप देखोगे संविद गुरुकुलम सीनियर सेकेंडरी स्कूल के रूप में रखा गया है। आइए अगले क्वेश्चन पर डालते हैं नजर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, ये कह रहे हैं हाल ही में अयोध्या में हवाई अड्डे का नाम क्या रखा गया? मतलब अभी एक हवाई अड्डा बनाया गया है, ठीक है, उसके बारे में पूछ रहा है। देखिए क्या पूछा था इसमें पूछ रहा है आपसे हाल ही में अयोध्या में जो हवाई अड्डे का नाम क्या रखा गया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए बाबा साहब अम्बेडकर हवाई अड्डा, बी श्री राम हवाई अड्डा, सी महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, डी श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इसमें देखने का मिलता है, ठीक है। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं क्या है। देखिए, क्योंकि राम मंदिर अभी बना है तो ये भी आपको देखने के लिए मिलेगा। दिसंबर 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आप देखोगे नवनिर्माण अयोध्या हवाई अड्डे का उद्घाटन किया और इस हवाई अड्डे का नाम महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा रखा गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस संस्था को, ठीक है, हाल ही में किस संस्था को ये क्वेश्चन चलिए ये पूछा जा रहा है आपसे 33वें क्वेश्चन में पूछ रहे हैं, हाल ही में किस संस्थान को काशी तमिल संगमम के द्वितीय संस्करण के लिए क्रियान्वयन एजेंसी नामित किया गया है? ऑप्शन नंबर ए है IIT मुंबई, बी लखनऊ विश्वविद्यालय, सी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, डी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को BHU को रखा गया है, ठीक है। अब ये संगमम जो है उत्तरकाशी के रूप में इसको क्यों लाया गया, इसका क्या मोटिव है? 17 से 30 दिसंबर 2023 तक काशी तमिल संगमम के द्वितीय संस्करण का आयोजन वाराणसी उत्तर प्रदेश में किया गया और इस कार्यक्रम के लिए तमिलनाडु में IIT मद्रास और उत्तर प्रदेश में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय क्रियान्वित एजेंसी के नामित किया गया था, ठीक है। ये पूछा गया लैंग्वेज को लेकर के है, ठीक है, जो हिंदी लैंग्वेज को बढ़ावा देने के लिए ये सारी चीज़ें की जाती रही हैं। आइए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखिए ये कह रहे हैं स्ववेर्द महामंदिर के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। ऑप्शन नंबर ए है यह विश्व का सबसे बड़ा ध्यान केंद्र है, दूसरा है कि इसका उद्घाटन भारत के राष्ट्रपति द्वारा वाराणसी में किया गया था। उपरोक्त कथनों में से कौन सा एक से सही है? यह है ऑप्शन नंबर ए केवल एक, बी एक और दो दोनों, सी केवल दो, डी इनमें से कोई नहीं। कभी कभी स्टेटमेंट में भी ये ऑप्शंस में गड़बड़ कर देता है कि बी में एक दो रख देगा, सी में पहला रख देगा, ऐसे भी कर देता है। तो इसमें क्या है, इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल एक, ठीक है, दूसरा वाला गलत है। यह विश्व का सबसे बड़ा ध्यान केंद्र तो है, ये जो आप देखोगे स्वर्ण महा जो मंदिर है, परंतु इसका उद्घाटन राष्ट्रपति द्वारा वाराणसी में नहीं किया गया है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर ए है। क्यों है आइए देखते हैं। 18 दिसंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में स्ववेर्द महामंदिर का उद्घाटन किया और यह मंदिर विश्व का सबसे बड़ा ध्यान केंद्रित मंदिर कहा जा रहा है, ठीक है। चलिए 35वां क्वेश्चन देखते हैं। आइए क्वेश्चन में ये पूछ रहे हैं आपसे, हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा रामगढ़ ताल में लेक क्वीन क्रूज का लोका अर्पण किस जिले में किया गया? ऑप्शन नंबर ए कौशाम्बी, बी गोरखपुर, सी सिद्धार्थनगर, डी बस्ती।
तो इसमें गोरखपुर को रखा गया है, जो इसमें लोकार्पण किया गया है, ठीक है, रामतालगढ़ लेक क्वीज के रूप में। अगला क्वेश्चन की बात कर ले, क्योंकि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इसको लाया गया है। 36वां क्वेश्चन ये कह रहे हैं दीपोत्सव 2023 में उत्तर प्रदेश के किस राम की पेड़ी के घाटों पर कितने दीप प्रज्वलित किए गए। हालांकि ये क्वेश्चन आई थिंक नहीं पूछा जा सकता है, परंतु राम मंदिर को ध्यान में रख कर के ये क्वेश्चन भी बन सकता है। ऑप्शन नंबर है 26 लाख 40 हज़ार, बी 30 लाख 45 हज़ार, सी 90 लाख 20 हज़ार या फिर 22 लाख 23 हज़ार। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 22 लाख 23 हज़ार। वहाँ पर आप देखोगे दीपक जलाए गए थे, ठीक है। कितने दीपक जलाए गए थे? 22 लाख 23 हज़ार। उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिले में राम की पेड़ी के विभिन्न घाटों पर दीपोत्सव 2023 के अवसर पर 22 लाख 23 हज़ार दीप प्रज्वलित किए गए और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में एक नया कीर्तिमान भी स्थापित कर लिया गया है। अब इसको क्वेश्चन को घुमा सकता है, निम्नलिखित में से हाल ही में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में किसको कीर्तिमान स्थापित हुआ? ऑप्शन नंबर ए ऐसे पूछ लेगा, ठीक है, जो पेड़ी को लेकर के। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए सर अगला क्वेश्चन क्या पूछे हैं, देखिए क्वेश्चन है आपका 37वां। ये कह रहे हैं निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 स्टेटमेंट है, उपरोक्त दिए गए कथनों में से कितने सही हैं, ठीक है। पहला स्टेटमेंट है यह है भारत का पहला दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र सहारनपुर उत्तर प्रदेश में स्थापित किया जाएगा। दूसरा है भारत का दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र 6G को लॉन्च करने पर शोध संचालित करेगा। तीसरा है भारत का दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र IIT रुड़की के परिसर में स्थापित किया जाएगा। तो 1, 2 और 3 इसमें तीनों सही हैं। ये पूछ रहा है कितने सही हैं यह, तो तीनों सही हैं। ऑप्शन नंबर आप देखोगे 3 में ये पेयर वाला क्वेश्चन यहाँ पर बनाया गया है, तो यहाँ पर तीनों ही क्या है आपके ठीक हैं। आइए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। ये कह रहे हैं हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने मां विंध्यवासिनी राज्य विश्वविद्यालय स्थापित करने की घोषणा की। यह शहर किस में स्थापित किया जाएगा? यह शहर किस शहर में स्थापित किया जाएगा ये जो विश्वविद्यालय है? ऑप्शन नंबर ए गोंडा, बी मिर्जापुर, सी मुरादाबाद, डी कौशाम्बी। करेक्ट आंसर है मिर्जापुर। ये मिर्जापुर में आप देखोगे उत्तर प्रदेश का मां विंध्या जो वासिनी राज्य विश्वविद्यालय है वो स्थापित किया जाएगा मिर्जापुर में, ठीक है। अब मिर्जापुर में चूंकि 31 अक्टूबर 2023 को उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 पारित करके इसको लाया गया है, ठीक है। इसको ध्यान में आपको रखना है, ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, आइए थोड़ा फास्ट वे में देखते हैं। देखिए सर हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में भगवान बुद्ध की 51 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित करने की घोषणा की गई है? ऑप्शन नंबर 1 कौशाम्बी, बी मथुरा, सी ललितपुर, डी वाराणसी। भाई उनसे जुड़े भी जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 1 कौशाम्बी में ये प्रस्तावित रखा गया है कि कौशाम्बी में आप देखोगे भगवान बुद्ध की 51 फीट की ऊंची प्रतिमा स्थापित की जाएगी, ऐसी बात की जा रही है। अगला क्वेश्चन, मिशन महिला सारथी से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? मिशन सारथी ये किसके लिए है? ई रिक्शा चालक के लिए वगैरह वगैरह के लिए आया गया। देखिए ऑप्शन नंबर ए है उत्तर प्रदेश के अयोध्या में इस मिशन की शुरुआत की गई। बी उसको मिशन शक्ति के चौथे चरण के रूप में शुरू किया गया। तीसरा है इसके तहत VS6 बसों को हरी झंडी दिखाई गई जिसका चालक महिलाएं होंगी, सही बात है। और इसके तहत लगभग 50,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। तो देखो मैंने कहा जहां फैक्ट होता है अगर लगभग दे दे तो वो सही होना चाहिए, और ऐसे दे देता है तो रैंडमली तो गलत मान लीजिए, ठीक है। तो 50,000 करोड़ नहीं है, ये इसका गलत हो जाएगा। इसमें लगभग आप देखोगे कितने रुपए का आवरण किया गया है, ठीक है, इसका कोई स्पष्ट इन्होंने नहीं दिया है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य द्वारा हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान की शुरुआत की गई है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राजस्थान, बी उत्तर प्रदेश, सी केरल और डी झारखंड। तो राइट आंसर है उत्तर प्रदेश ने क्या किया है, हर बच्चे के लिए हर अधिकार के अभियान की शुरुआत को बढ़ावा देने का प्रयास किया है, ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। चूँकि आप देखोगे उत्तर प्रदेश के छात्रों में के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने हेतु पावर एंजल और बाल संसद के नेतृत्व अभियान की शुरुआत 18 नवंबर 2023 को। इस अभियान का विषय लैंगिक समानता और देखभाल
और समर्थन पर केंद्रित रखा गया है। आइए अगले क्वेश्चन पर डाल लेते हैं नजर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस एक्सप्रेसवे को उत्तर प्रदेश का पहला सोलर एक्सप्रेसवे घोषित किया गया? ये क्वेश्चन मान लीजिए मोस्ट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, चाहे तो वो यूपी पीसीएस में आ जाए चाहे आरओ में आ जाए, ये क्वेश्चन आएगा। ठीक है, यूपी से रिलेटेड कोई परीक्षा में। तो पहला जो उत्तर प्रदेश का सोलर एक्सप्रेसवे घोषित किया गया, ऑप्शन नंबर है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, बी गंगा एक्सप्रेसवे, सी आगरा एक्सप्रेसवे, डी पूर्वांचल। अब देखो इनमें सबसे ज्यादा टेम्परेचर कहाँ पर रहता है? बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। ठीक है, आइए तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। आप देखोगे उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में एक्सप्रेसवे पूरी तरह से सोलर एनर्जी पर निर्भर होने वाला पहला ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे है। ठीक है, और इसमें लगभग 550 मेगावाट ऊर्जा पैदा करने की उम्मीद भी की जा रही है कि इतनी ये ऊर्जा पैदा करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सर, ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला परिषदीय विद्यालयों में स्मार्ट कक्षाओं के संचालन करने वाला प्रथम जिला बन गया है? ऑप्शन नंबर ए है अयोध्या, बी बरेली, सी उन्नाव और डी लखनऊ। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर, आप देखोगे बी बरेली। बरेली क्या है? ये परिषदीय विद्यालयों का स्मार्ट जो कक्षाओं को चलाने वाला ऐसा जिला बन गया है। ठीक है, चलिए सर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश के किस जिले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी राजा राम वरवक्ष सिंह की अश्वारोही प्रतिमा का अनावरण किया गया है? ऑप्शन नंबर है वाराणसी, बी गोरखपुर, सी आगरा और डी उन्नाव। राइट आंसर है उन्नाव में इनका किया गया है। आप देखोगे उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में, ठीक है, जो आपके राजा राम बख्श थे, ठीक है, अश्वारोही की प्रतिमा का अनावरण भी किया जा चुका है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, उन्नाव उसका ध्यान रखेंगे। देखिए सर क्वेश्चन क्या है, हाल ही में भदोई उत्तर प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय कालीन महोत्सव के किस संस्करण का शुभारंभ किया गया? भदोई, ठीक है, भदोई सर, भदोई डिस्ट्रिक्ट याद में रखना इसको। ऑप्शन ए है 45वां, बी 7वां और सी 28वां और डी 72वां। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 45वां। ठीक है, भदोई को उत्तर प्रदेश का अंतर्राष्ट्रीय कालीन महोत्सव किस संस्करण का शुभारंभ किया गया है? तो भदोई को किया गया 45वां। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है। चलिए सर उसके बाद आप देखोगे अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ड्रोन शक्ति 2023 का आयोजन भारतीय वायुसेना के किस संस्था के साथ मिलकर कर रहा है, मतलब किया गया है या फिर किया गया है? ऑप्शन नंबर DRDO, वी इसरो, सी DFI और डी टाटा। तो आप देखोगे DFI के साथ मिलकर के ड्रोन शक्ति 2023 का जो भारतीय आयोजन के रूप में संस्था के साथ मिलकर के कर रहा है। ठीक है, चलिए उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद शहर में स्थित एक देखोगे हिंडन वायु सेना स्टेशन में अपनी तरह का पहला ड्रोन प्रदर्शन और भारत ड्रोन शक्ति 2023 आयोजित है। इसका आयोजन भारतीय वायुसेना और ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, DFI द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में रोबोटिक्स प्रोसेस ऑटोमेन्स RPA लैब का निर्माण किया गया है? ऑप्शन नंबर है गोरखपुर, बी वाराणसी, सी कौशाम्बी और डी बलिया। ठीक है, राइट आंसर है गोरखपुर। क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गोरखपुर। आप देखोगे इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव S कृष्ण द्वारा नाइलिट गोरखपुर में इस लैब का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा वाराणसी में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास किया गया। इस स्टेडियम की दर्शकों की क्षमता क्या है? ऑप्शन नंबर है 30,000, बी 45,000, सी 50,000 और डी 75,000। तो 30,000 इसमें छात्रों की जो संख्या है वो रखी गई है कि अगर आप इसमें जो है 30,000 व्यक्ति एक साथ आ सकते हैं वाराणसी में। ठीक है, चलिए सर अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सर अगला क्वेश्चन क्या है, किस वित्त वर्ष में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बंधन योजना की शुरुआत की गई थी? किसकी योजना की? बंधन योजना की शुरुआत की गई थी। ऑप्शन नंबर ए है वर्ष 2023-24, बी वर्ष 2022-23, सी वर्ष 2021-22, डी वर्ष 2024-25। तो राइट आंसर है 23-24 में जो आप देखोगे बंधन योजना की शुरुआत की गई थी। ये योजना किससे रिलेटेड है, क्यों शुरू की गई थी, इसका भी एक अपना विषय है। देखिए उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा प्रदेश में सांस्कृतिक, आप देखोगे पौराणिक और धार्मिक ऐतिहासिक
महत्व के श्लोक की अवस्थापना और अन्य सुविधाओं को विस्तृत हेतु वर्तमान में वित्त वर्ष 2023-24 में प्रारंभ की गई इस योजना हेतु विस्तृत दिशा निर्देश निर्गत किए गए हैं और ये संबंधित प्रस्ताव अनुमोदित 10 अक्टूबर 2023 को रखा गया था। तो बंधन योजना को ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है 50वां क्वेश्चन है, अक्टूबर 2023 में उत्तर प्रदेश के किस अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान की शाखा खोलने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली? ऑप्शन नंबर ए चावल, बी मक्का, सी आलू और डी केला। राइट आंसर है आप देखोगे सी आलू। ठीक है, उत्तर प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान खोलने की जो मंजूरी मिल गई है। आपको बता दें ये कहाँ पर खुलेगा, तो इसका भी एक अपना है। उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल द्वारा आगरा में खोला जाएगा। कहाँ पर? आगरा में अंतर्राष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र को शाखा खोलने जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। अब मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स, इस क्लासेस में हम क्या करेंगे, इस क्लासेस में क्लास को यही मैं रोकता हूँ। ठीक है, मैंने 1 से 50 तक क्वेश्चन आपसे कवर कर लिए हैं, क्योंकि बरसात का मौसम मेरे इधर हो रहा है तो थोड़ा लाइट का इशू है। अगली क्लास जो होगी उसमें 50 से हम पूरे 100 क्वेश्चनों पर आपसे चर्चा कर लेंगे। क्लास की ड्यूरेशन भी ज़्यादा नहीं होती है और चीज़ें इक्वल रहती हैं। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लासेस में, तब तक के लिए धन्यवाद। मन लगा के पढ़ते रहिएगा, कमेंट्स करना मत भूलिएगा। जो आपको दिया है वर्क उसको मन लगा कीजिएगा, निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। बेस्ट ऑफ लक, बाय।